हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कन्यादान नामक पाठ का सार, यानी कि पूरा सारांश हम जानेंगे और इसकी पूरी समरी की इसमें है क्या। इस कविता को लिखा है ऋतुराज जी ने और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। जो समाज में आजकल जो कई बार लड़कियों को भोगना पड़ता है, उन्हें फेस करना होता है, उसकी पूरी ये एक कहानी है। इसको हम बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कविता नहीं पढ़नी है बल्कि सिर्फ इसका सारांश समझना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी समरी समझने के बाद आपको ये पाठ बहुत इजी लगेगा और बहुत अच्छे से आप इसके उत्तर दे पाएंगे। यानी कि जो टर्म 2 में आपका जो आने वाला है, ये जो है कन्यादान नामक पाठ, जिसके लेखक हैं ऋतुराज, वो आपके लिए आज बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इसे और समझते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कन्यादान नामक पाठ है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और क्षितिज काव्यखंड का ये जो है कविता है और ऋतुराज द्वारा ये लिखित है। यानी कि ऋतुराज ने लिखी है, जो लेखक हैं हमारे कवि हैं। और वो क्या कहना चाह रहे हैं सारांश के इस पाठ के माध्यम से, तो हम सारांश समझेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता में कुछ ऐसा कहा गया है, यानी कि कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और अपनी बेटी का दान करते समय एक माँ को ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह उनकी अंतिम व एकमात्र क्या थी, पूंजी थी। यानी कि जब एक माँ अपनी बेटी का यानी कि विवाह कर रही है और विवाह के दौरान जब वो उसका कन्यादान करती है और उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो उसकी बेटी है वो उसकी एकमात्र क्या थी, अंतिम उसकी पूंजी थी। यानी कि उसकी अंतिम पूंजी और एकमात्र वही एक सहारा था, जैसे किसी की पूरे जीवन भर की कोई कमाई और चोर ले जाए और तब वो जो है जिसकी चोरी होती है वो उस वक्त सोच रहा होता है। तो यहाँ कोई चोर की बात नहीं हो रही है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए ये एक ऐसा उदाहरण दिया है। लेकिन एक माता पिता के लिए लगभग वैसा ही होता है। एक बच्चे की परवरिश जब 20 से 22 साल या मतलब बचपन से लेकर के 18 से 20 साल उसकी परवरिश करते हैं और फिर जब दूसरे के हाथों में उसे सौंपते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक डर बना हुआ होता है। ख़ासतौर से एक माँ, जो माँ बेटी का एक ऐसा संबंध है कि बेटियां जो होती हैं माँ के बहुत नज़दीक होती हैं, बहुत ही क्लोज होती हैं। तो माता पिता ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। हर कोई माता पिता, आज के समय का हो चाहे पहले समय का हो, माता पिता पूरा प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों की जो परवरिश है बहुत अच्छे से करें, बहुत प्यार से करें, उन्हीं के रहते उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए बहुत कष्टदायक होता है। फिर वो कह रहे हैं कि उसे बड़े प्यार से उन्होंने पाला था, अर्थात पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब वह दूसरे परिवार का सदस्य बनने जा रही है, यानी कि अब जब उसकी शादी हो रही है तो अब वो दूसरे परिवार का जो है हिस्सा बनने जा रही है, सदस्य बनने जा रही है, तो एक मन में उनका एक डर बैठा हुआ है। डर किस प्रकार का कि पता नहीं हमारे बच्चे को उतना प्यार वहाँ मिले ना मिले, इस तरह की उन्हें चिंता सता रही है। और एक स्वाभाविक सी बात है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए अपने बच्चों की चिंता मतलब रहती ही है। अगर बच्चा कहीं बाहर भी जा रहा है तो माता पिता बड़े डर जाते हैं कि बच्चा सकुशल या सुरक्षित अपने घर आ जाए। वैसे ही वो डर उस माँ की बात हो रही है। इस कन्यादान नामक पाठ में लेखक ने कहा है कि एक माँ का ये डर बना हुआ है। लड़की अभी पूरी तरह से सियानी नहीं हुई है। उसकी माँ कह रही है कि लड़की बड़ी बेशक होगी है, लेकिन अभी वो चीज़ों को समझती नहीं है अभी, यानी कि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। वह इतनी भोली थी
कि उसे संसार के सुखों का आभास तो था, लेकिन जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसके बारे में उसे नहीं पता था। उसे जीवन में जो आने वाली परेशानियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी आभास नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत दुख वो समझती थी, लेकिन उतने नहीं जितने समाज में होते हैं या जीवन में कई बार लोगों को देखने पड़ते हैं। अब जीवन का पता तो नहीं है कि आने वाले समय में मनुष्य के सामने कौन सी कठिनाई सामने उपस्थित हो जाए, तो ये उसी की बात इसमें की जा रही है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लेखक कहता आगे कि उसे जीवन में आने वाले जो समय की कुछ धुंधले प्रकाश की तरह है, कुछ कुछ तो समझ थी, मतलब एक धुंधले प्रकाश की तरह, यानी कि कुछ तो जानती थी वो, लेकिन उतना नहीं जानती थी जितना उसे जानना चाहिए कि समाज में, इस दुनिया में, इस संसार में कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दुनिया में सुखी सुखी आते हैं और सुखी सुखी ही चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि समस्या होती क्या है, कठिनाइयाँ होती क्या हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो जीवन ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। कहीं बचपन में उन्होंने उन चीज़ों को देखा होता है तो बड़े होकर के कोई और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो जीवन की कल्पनाएं हैं, और जीवन का क्या है, नियति है। जैसा आपके जीवन में लिख दिया गया है वो आपको भोगना ही है। लेकिन हर एक मनुष्य का काम है कि अपने जीवन को अच्छे से जीना सीखे, यानी कि भरपूर प्रयास करे, भरपूर मेहनत करे कि उसे इस तरह के कष्टों का सामना ना करना पड़े। वो कैसे कष्ट हैं वो आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। वह तो बस अभी जीवन की मधुर कल्पनाओं में ही खोई हुई थी। अब यहाँ लेखक ने कहा है कि जैसी उसकी शादी विवाह की बात हुई तो उसने तो जीवन में अपने जीवन को लेकर के अलग अलग नई नई कल्पनाएं बना ली। ठीक है भाई, अभी उसे उतनी समझ नहीं थी, अभी तो वो सिर्फ इतना ही सुखी जानती थी कि बस ठीक है, शादी के बाद जो है कुछ नहीं करना होता, अपने नए नए कपड़े पहनने होते हैं, घूमना फिरना होता है, लेकिन उसके विपरीत भी कुछ होता है, ये उसे अभी नहीं पता था। एक परंपरावादी, एक अनुभवी, यानी कि किसकी बात हो रही है, उसकी जो माँ है वो कैसी है, वो उसकी माँ जो एक परंपरावादी है, यानी कि उसने जो अपने जीवन में भोगा, जो उसने मतलब जितनी समस्याओं का सामना किया या जितने लोगों को उसने देख करके अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के आधार पर वो अपनी बेटी को सीख दे रही है, और जो उसने सीखा वही वो अपनी बेटी को देना चाह रही है। यानी कि वो नहीं चाहती कि जिन दौर से वो गुजरी है उसकी बेटी भी उस दौर से गुजरे। जीवन के अनुभवों को समझने वाली थी कौन, उसकी माँ की बात हो रही है। और उसकी माँ ने विदा करते समय उसे समझाया था कि वह अपने रूप पर न रीझ है, मतलब रीझ है ना वो अपने रूप को देख करके, अर्थात सुंदरता पर इतना ना मचले और कि वो और न ही वस्त्र और आभूषण के प्रलोभन में रहे या उसके लालच में पड़े। यानी कि जब उसकी विदाई होती है तो उसकी माँ जो है उसे एक सीख देती है कि आप जो है आप बड़े हो गए हो, ऐसा ना हो कि बस अपनी सुंदरता को देख देख करके ही आप रीझते रहो और कोई आपका फ़ायदा उठा ले, यानी कि कोई आपका शोषण करता रहे, कोई आपको परेशान करे। और इस लालच में, ये जो आभूषण और नए नए वस्त्र हैं, इनके लालच में भी मत पड़ना। ये एकमात्र आपका छलावा है, यानी कि एकमात्र बहकावा है। कुछ लोग जो है लालच दे करके क्या करते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा ना हो, आप सही और गलत में फ़र्क करना, इस तरह के लालच में मत पड़ जाना। इस तरह की वो सीख दे रही है। कब? जब उसकी बेटी का विदाई हो रही है। फिर लेखक ने लिखा है कि क्योंकि ये जो अभी
सांसारिक जो सांसारिक भ्रम है, इस संसार का क्या सबसे बड़ा भ्रम है कि लोग लालच में आ जाते हैं, फिर उन्हें उसके पीछे का जो है क्या उद्देश्य है वो उसे समझ नहीं पाते। एक जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये गहने और ये सुंदरता और ये आभूषण और ये कपड़े, नए नए वस्त्र। फिर वो कहती है कि आग पर जो रोटियां सेकी जाती हैं, आग पर भोजन बनाया जाता है और ये जलने के लिए नहीं होती। यहाँ बहुत बड़ी बात कहती है वो। कई बार जैसे समाज में होता कहता है कि एक विवाहिता को जला के मार देगा, कुछ इस तरह के समाज में रोज़ एक नई घटना घटित होती रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि ये जो आग है इससे कभी मत खेलना, ये सिर्फ खाना पकाने के लिए होती है, रोटियां सेकने के लिए होती है और ये जलने के लिए नहीं होती। अगर कोई मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसा करे भी तो अपना बचाव रखना, अपनी रक्षा करने की हिम्मत रखना, आपको बचना भी है वहाँ पर। ये नहीं है कि मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप रोटियां सेक रहे हैं तो अपना हाथ ही जला लें, ठीक है, तो आपको अपने आप का भी बचाव करना है वहाँ जा कर के। वह जीवन की वास्तविकताओं को समझे बिना जीवन में जो आने वाले कष्टों का जो है वो कह रही है, उसकी माँ ये कहती है कि वह जो जीवन में जो वास्तविकता को समझे। अब जो आपके जीवन में जितनी भी सच्चाई चीज़ें दिखेंगी उन्हें समझने का प्रयास करें। आप अपनी बेटी को समझा रही है एक माँ कि आप जीवन की वास्तविकता को समझें कि आखिर जीवन में क्या है, जीवन की सच्चाई क्या क्या झेलना पड़ता है लोगों को। जीवन में जो आने वाले कष्टों का सामना करने की हिम्मत भी हो, यानी कि वो कह रही कि आपको स्ट्रोंग बनना है। अगर छोटे मोटे कोई ऐसे कष्ट आते हैं तो उनको आप ऐसा नहीं कमज़ोर नहीं पड़ना आपको, बल्कि उनको हिम्मत के साथ उनका सामना करना है, वो भी डट के सामना करना है। और नारी के सभी स्वाभाविक गुण अपनाए। वो कहती है कि नारी के जो सभी गुण होते हैं स्वाभाविक मीन्स जैसे नारी के क्या होते हैं गुण, जैसे एक लड़की की शादी होती है, एक दूसरे परिवार में जाती है तो उनका सम्मान करना, उनकी देख रेख करना और उनकी बातों को महत्व देना और उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, बड़े छोटों में फ़र्क करना, छोटों को प्यार करना, बड़ों को सम्मान देना। तो ये सारी चीज़ें वो समझा रही है। फिर कहती है, एक जगह कहती है उसकी माँ कि लेकिन ये सारे गुण तो तुम अपनाना जो होते हैं भाई, समय से उठना, समय से उनके काम करना, उनका नुकसान ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना, किसी को आपकी वजह से ठेस ना पहुँचे, कोई आपसे नाराज़ ना हो, ठीक है, सबका आपको ख्याल रखना है। लेकिन एक नाजुक लड़की की तरह भोली न बनी रहना। वो कहती है कि बेटा आप जो है जब दूसरों के घर जाओ तो अपने आप को, बेशक आप देखने में लड़की हैं लेकिन लड़की के जैसा दिखना मत, भोली मत दिखना, यानी कि इतनी नाजुक बन के नहीं रहना। तुम्हें कठिनाइयों का सामना करें तथा किसी को भी अपना शोषण न करने दे। अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से कोई सताने का प्रयास करे या परेशान करने का तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप अपने आप को नाजुक ना समझें, कमज़ोर ना समझें। वो पहले हुआ करती थी अबला नारी, लेकिन अब तो महिला सशक्तिकरण का ज़माना है। तो आप सभी समस्याओं का बहुत ही दृढ़ता के साथ सामना करना है आपको, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे क्या कहती हैं देखिए, लास्ट में जो है एक पंक्ति बहुत अच्छी कही गई है। लेखक ने कहा है कि वो कहना चाहती है कि अर्थात लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई न देना। लड़की तो आप हो लेकिन सामने वाले के सामने लड़की जैसा दिखना मत। दिखने से मतलब है हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि सामने वाला आपको परेशान ना कर सके, मतलब नाजायज़ ना सताए। इस तरह की वो सीख देती है। और
ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही जो है एक बहुत सभी की जो जितनी भी समाज में लड़कियां हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, होना भी चाहिए। आप जा रहे हैं, ये तो नियति है, ये तो नियम बनाए गए हैं। जैसे प्रकृति का नियम है कि भाई बदलाव ज़रूरी है, वैसे ही कुछ रीति बनाई गई हैं कि लड़कियों को शादी विवाह के बाद दूसरों के घर जाना ही है। वो एक दो चार केस हो जाएं कि भाई चलो विवाह के बाद कुछ फिर अपनी मम्मी पापा के पास जो है आके वो बस जाती हैं, लेकिन 90% लोगों लड़कियों को जाना ही होता है। और ये आप सभी जानते हैं कि ये नियम है, ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि भाई शादी के बाद लड़कियां घर में रख ली जाएं। वो कहते हैं कि ससुराल में ही शोभा होती है लड़कियों की, शादी के बाद उनके घरों में ही वो अच्छी लगती हैं। लेकिन उन लड़कियों को भी वैसा ही व्यवहार करना है, यानी कि किसी से अपना शोषण नहीं कराना है, स्ट्रोंग बन के रहना है, हिम्मत से काम लेना है और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि सही और गलत में फ़र्क भी करना है। तो ये इस पाठ का सार था। बहुत ही अच्छी ये कविता है। इस कविता के माध्यम से समाज की कुछ चीज़ें लेखक ने उजागर की हैं, दिखाई हैं, प्रस्तुत की हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ही इस कहानी का सारांश था, इस कविता का। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।